कभी सोचा है वो कौन से शब्द हैं जो करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरोते हैं, एक साझा सपना दिखाते हैं? हम भारत के लोग। ये सिर्फ हमारे संविधान की पहली पंक्ति नहीं, ये उसकी आत्मा की आवाज है, एक संकल्प है। आज हम इसी संकल्प यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उन गहरी जड़ों की पड़ताल करेंगे जिनसे हमारे संविधान ने जीवन पाया, वो तमाम स्रोत जिनसे प्रेरणा ली गई। मकसद है भारत के इस बुनियादी दस्तावेज के पीछे के दर्शन और उसकी मजबूत नींव को महसूस करना। तो चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान निर्माताओं के जहन में कैसे भारत की तस्वीर थी और उसे शब्दों में कैसे ढाला गया। शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से, जिसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। प्रस्तावना का आगाज ही देखिए कितना वजनदार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया। सुनने में ये शब्द काफी भारी लगते हैं। इनका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भारत के चरित्र की बुनियाद है। हर एक शब्द का गहरा अर्थ है जिसे बहुत सोच विचार कर चुना गया। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरन, इसका सीधा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है, चाहे वो देश के अंदर के मामले हो या बाहर के। अब कोई बाहरी ताकत हम पर हुक्म नहीं चला सकती, हम अपने मालिक खुद हैं। हाँ, मतलब पूरी आजादी। और समाजवादी, ये शब्द तो शायद बाद में जोड़ा गया था। हाँ, बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि ये शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। उस दौर में देश में सामाजिक आर्थिक समानता पर जोर था। भारत का समाजवाद, आप कह सकती हैं, किसी एक विचारधारा से बंधा नहीं, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका मकसद है आय, अवसर और जीवन स्तर की जो गहरी खाइयां हैं उन्हें कम करना। ये एक लक्ष्य है बराबरी की तरफ बढ़ने का। अच्छा, और पंथनिरपेक्ष, ये भी उसी संशोधन से आया? हाँ, ये शब्द भी 42वें संशोधन की ही देन है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत अधार्मिक है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार की नजर में सभी धर्म बराबर हैं और हर किसी को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की आजादी है, जैसा कि अनुच्छेद 25 से 28 में भी साफ है। ये सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत है। और आखिरी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें तो दो बातें हैं शायद। बिल्कुल, लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक, मतलब सरकार जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है, असली शक्ति लोगों के हाथ में है। और गणराज्य यानी रिपब्लिक, इसका मतलब है कि देश का सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है, कोई राजा रानी नहीं, राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं। सही है। तो ये शब्द भारत के मूल स्वरूप को परिभाषित करते हैं। आजाद, समानता की ओर उन्मुख, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला और जनता द्वारा शासित। लेकिन प्रस्तावना सिर्फ ये नहीं बताती कि भारत कैसा है, बल्कि ये भी बताती है कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। इसमें कुछ महान आदर्शों का भी जिक्र है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रस्तावना के 4 स्तंभ है, वो लक्ष्य जिन्हें हासिल करने का संविधान वादा करता है। पहला है न्याय, जस्टिस। और ये सिर्फ कानूनी न्याय नहीं, इसमें सामाजिक न्याय, मतलब जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म करना। आर्थिक न्याय यानी अमीरी गरीबी की खाई पाटना। और राजनीतिक न्याय मतलब सभी को वोट देने, चुनाव लड़ने जैसे समान अधिकार। इन आदर्शों की प्रेरणा खास तौर पर सामाजिक और आर्थिक न्याय की 1917 की रूसी क्रांति से भी ली गई है। अच्छा, रूसी क्रांति से भी, ये दिलचस्प है। और स्वतंत्रता? हाँ, स्वतंत्रता, लिबर्टी, ये व्यक्तिगत विकास की कुंजी है। विचार रखने और बोलने की आजादी, किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की आजादी, अपनी तरह से उपासना करने की आजादी। हाँ, ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं हैं, उन पर कुछ सीमाएं हैं, लेकिन ये लोकतंत्र का आधार है। इसमें फ्रांसीसी क्रांति का स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा भी कहीं ना कहीं गूंजता है। और समता यानी बराबरी? जी, समता, इक्वालिटी यानी बराबरी। कानून के सामने सब बराबर, ये अनुच्छेद 14 कहता है। और सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, अनुच्छेद 16। इसमें छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का अंत, अनुच्छेद 17 भी शामिल है। ये अवसर की समानता की बात करता है।
और चौथा आदर्श बंधुता, भाईचारा। बंधुता, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, ये सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक जरूरत है। इसका उद्देश्य है हर व्यक्ति का सम्मान सुनिश्चित करना और साथ ही देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना। और यहाँ भी ध्यान दें, अखंडता शब्द भी 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया, शायद उस समय की जरूरत को देखते हुए। तो ये आदर्श मिलकर एक ऐसे समाज की तस्वीर बनाते हैं जहां हर कोई गरिमा और बराबरी के साथ रह सके, अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके और देश की एकता में योगदान दे सके। ये तो हुई प्रस्तावना की बातें, लेकिन एक व्यावहारिक सवाल जो अक्सर उठता है, क्या प्रस्तावना कानूनी तौर पर बाध्यकारी है? मतलब क्या हम इसे लेकर अदालत जा सकते हैं और क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने इन पर कई बार विचार किया है। सबसे पहले, क्या ये संविधान का हिस्सा है? शुरू में थोड़ी उलझन थी। वो 1960 का बेरुबारी यूनियन मामला था ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। अच्छा, पहले नहीं माना? हाँ, लेकिन फिर 1973 के लैंडमार्क केशवानंद भारती मामले में कोर्ट ने अपना नजरिया बदला और साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। फिर 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामले में भी इसी बात को दोहराया गया। तो अब ये स्थापित है, प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये हिस्सा तो है। दूसरा सवाल, क्या इसमें बदलाव हो सकता है, संशोधन? हाँ, केशवानंद भारती केस में ही कोर्ट ने कहा, बिल्कुल, संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, जैसे संविधान के बाकी हिस्सों में। लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी, संसद संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती और प्रस्तावना का जो मूल दर्शन है वो इस ढांचे का हिस्सा माना जाता है। अब तक इसमें सिर्फ एक बार 1976 में 42वां संशोधन हुआ है, जिससे वो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ओके, तो संशोधन हो सकता है पर मूल ढांचा नहीं बदल सकता। तीसरा सवाल, क्या ये अदालत में लागू करने योग्य, जस्टिशिएबल है? इसका जवाब है नहीं। प्रस्तावना गैर न्यायिक, नॉन जस्टिशिएबल है। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ ये कहकर अदालत नहीं जा सकते कि सरकार प्रस्तावना के किसी आदर्श, जैसे समाजवाद, के खिलाफ काम कर रही है। ये संविधान के लक्ष्यों और निर्माताओं की सोच को दर्शाती है, कानूनों की व्याख्या में मदद करती है, पर यह अपने आप में कोई कानूनी अधिकार नहीं देती जिसे कोर्ट लागू करवा सके। ये एक तरह से संविधान की नैतिक दिशा दिखाने वाला ध्रुव तारा है। एक गाइड की तरह। और आखिर में इसकी शक्ति का स्रोत क्या है? पावर कहां से आती है? प्रस्तावना खुद ही जवाब देती है। हम भारत के लोग, यानी संविधान को शक्ति किसी बाहरी सत्ता से नहीं बल्कि भारत की जनता से मिलती है। ये कानूनी पहलू समझना जरूरी था। इससे प्रस्तावना की अहमियत और उसकी सीमाएं दोनों साफ होती हैं। वैसे इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज पर अलग अलग विद्वानों की टिप्पणियां भी काफी रोचक हैं। कुछ लोगों ने तो इसे बहुत खूबसूरत उपमाएं दी हैं। हाँ बिल्कुल, इन टिप्पणियों से पता चलता है कि संविधान निर्माता और विशेषज्ञ इसे कितना अहम मानते थे। जैसे N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड कहा। आइडेंटिटी कार्ड, हाँ ये तो सही है। बिल्कुल, जैसे ID कार्ड आपकी पहचान बताता है, वैसे प्रस्तावना संविधान की पहचान बताती है। फिर KM मुंशी थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने इसे हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की राजनीतिक जन्मपत्री, हॉरोस्कोप कहा। जन्मपत्री मतलब भविष्य बताने वाली। हाँ, जैसे जन्मपत्री भविष्य का संकेत देती है, वैसे ही प्रस्तावना भारत के भविष्य का। पंडित ठाकुरदास भार्गव, वो भी संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने तो इसे संविधान की आत्मा, सबसे सम्मानित भाग, आभूषण, कुंजी और संविधान को परखने का मानदंड, यार्डस्टिक तक कह डाला। वाह, आत्मा, आभूषण, कुंजी, काफी सम्मान दिया। बिल्कुल, और सिर्फ भारतीय ही नहीं, ब्रिटिश विद्वान सर अर्नेस्ट बार्कर भी इसके शब्दों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी किताब की शुरुआत में ही इसे कोट किया और इसे संविधान की कीनोट कहा। हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश M. हिदायतुल्लाह ने भी इसे संविधान की आत्मा माना। हालांकि एक आलोचनात्मक टिप्पणी का भी जिक्र मिलता है GDH कोल की, जिन्होंने इसे राजनीतिक स्वतंत्रता का भ्रम कहा। तो अलग अलग नजरिए भी रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि इस पर कितनी गहराई से सोचा गया है।
ये सिर्फ कानूनी दस्तावेज का हिस्सा नहीं, बल्कि एक दार्शनिक घोषणा, एक राजनीतिक वादा और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतीक है। तो हमने संविधान की आत्मा, उसके दर्शन को समझा। अब सवाल उठता है कि इस दर्शन को जमीन पर उतारने वाला ढांचा, यानी संविधान का बाकी शरीर कैसे बना? सुनाया हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों का गहरा अध्ययन किया था। हाँ, ये सच है और ये उनकी बुद्धिमत्ता और खुलेपन को दिखाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि भारतीय संविधान दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को छानने के बाद बनाया गया है। लेकिन यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि ये नकल नहीं थी। हर प्रावधान को भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से परखा गया, बदला गया और अपनाया गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कोई विदेशी संविधान नहीं, बल्कि भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। अच्छा, 1935 का एक्ट, मतलब अंग्रेजों के बनाए कानून से ही हमने सबसे ज्यादा लिया। ये तो चौंकाने वाली बात है थोड़ी। हाँ, लग सकता है, पर ऐसा इसलिए क्योंकि उस एक्ट ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता और एक संघीय ढांचे की नींव रख दी थी। हमारी संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा इसी एक्ट पर आधारित है या उससे काफी मिलता जुलता है। इससे हमने संघीय योजना, न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, आपातकालीन प्रावधान और बहुत सारे प्रशासनिक विवरण लिए। ये एक तरह से तैयारशुदा ढांचा था जिसे हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल लिया। समझ गया। तो 1935 का एक्ट हमारी नींव बना, लेकिन फिर बाहरी देशों से क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें ली गईं? जैसे हमारी संसदीय प्रणाली तो ब्रिटेन जैसी है। बिल्कुल, ब्रिटेन का प्रभाव साफ दिखता है क्योंकि हम उनकी संसदीय प्रणाली के आदी हो चुके थे। वहां से हमने मुख्य रूप से लिया संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, एकल नागरिकता, मतलब पूरे देश की एक ही नागरिकता, राज्यों की अलग नहीं। हाँ, ये जरूरी था। बिल्कुल। फिर मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और द्विसदनीय व्यवस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा। ये सब हमारी राजनीतिक व्यवस्था की रीढ़ है। और मौलिक अधिकार जो हमारे लोकतंत्र का कवच माने जाते हैं, उनका स्रोत अमेरिका है। हाँ, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से मिली। इसके अलावा अमेरिका से हमने और भी अहम चीजें ली। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ताकि कोर्ट बिना किसी दबाव के काम कर सकें। न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब कोर्ट की ये शक्ति कि वो संसद या सरकार के किसी कानून या आदेश को संविधान के खिलाफ पाए जाने पर रद्द कर सकती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। बिल्कुल। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का पद, ये प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत को मजबूत करते हैं। ठीक है। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक स्वतंत्रता, और आयरलैंड का भी नाम आता है, खासकर नीति निर्देशक तत्वों के लिए। एकदम सही। आयरलैंड के संविधान से हमने 3 मुख्य बातें लीं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DSP, ये सरकार के लिए नैतिक दिशा निर्देश हैं कि कानून बनाते समय किन सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों का ध्यान रखना है। ये मौलिक अधिकारों की तरह कोर्ट में लागू नहीं होते, पर देश के शासन में मूलभूत हैं। मतलब सरकार के लिए गाइडलाइंस। हाँ, कह सकते हैं। दूसरा, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से। और तीसरा, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, अप्रत्यक्ष चुनाव का तरीका। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हमारे संविधान का एक अहम पहलू है। क्या इसमें कनाडा का प्रभाव है? सुना है हमारा सिस्टम कनाडा जैसा है कुछ मामलों में। हाँ, भारत एक संघीय देश है, लेकिन हमारा झुकाव एक मजबूत केंद्र की तरफ है। ये मॉडल कनाडा से प्रेरित है। कनाडा से हमने लिया एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, मतलब जो विषय किसी सूची, संघ, राज्य, संवर्ती में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। अच्छा, यानी बची हुई सारी ताकत केंद्र के पास। हाँ, फिर केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्राधिकार, यानी राष्ट्रपति किसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं।
स्रोत में ये भी बताया गया है कि राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स की जो अवधारणा अनुच्छेद 1 में है, वो भी कनाडा के संविधान ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से मिलती है। अच्छा, तो केंद्र को मजबूत रखने का विचार कनाडा से आया और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का जिक्र अक्सर आता है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया से हमने मुख्य रूप से लिया समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पूरे देश में, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जब किसी बिल पर गतिरोध हो जाए। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का क्या होगा, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जर्मनी से शायद। हाँ, ये प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मिले अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। ये महत्वपूर्ण है। और पूर्व सोवियत संघ, मौलिक कर्तव्यों का विचार वहां से आया। हाँ, पूर्व सोवियत संघ से दो मुख्य बातें ली गईं। एक तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी 42 संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। ये नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। और दूसरा, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था। फ्रांस से गणतंत्र और बंधुता के आदर्श लिए गए, ये तो प्रस्तावना की चर्चा में ही आ गया था। दक्षिण अफ्रीका और जापान का क्या योगदान रहा? दक्षिण अफ्रीका से हमने दो महत्वपूर्ण चीजें ली। एक तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, जो अनुच्छेद 368 में दी गई है, और दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत लिया गया, जो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाह, ये तो सचमुच पूरी दुनिया के अनुभवों का निचोड़ है, जिसे भारतीय सांचे में ढाला गया है। ये सिर्फ अलग अलग हिस्सों को जोड़ना नहीं था, बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण और जीवंत दस्तावेज बनाना था। इन स्रोतों को समझने के बाद संविधान के पहले भाग पर एक नजर डालना भी जरूरी लगता है, जो भारत की भौगोलिक संरचना की बात करता है। बिल्कुल। संविधान का भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, से संबंधित है। अनुच्छेद 1 बहुत ही खूबसूरती से शुरू होता है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां राज्यों का संघ वाक्यांश महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि इसका मतलब है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा। और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत एक अविनाशी संघ है, भले ही राज्यों की सीमाएं बदली जा सकती हैं। और अगर नए राज्य बनाने हों या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में बदलाव करना हो, उसका क्या प्रावधान है? इसके लिए अनुच्छेद 2 और 3 है। अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है कि वो संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है, जैसे पहले सिक्किम को शामिल किया गया था, या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 संसद को और भी व्यापक शक्तियां देता है। वो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाओं या नाम में बदलाव कर सकती है, या 2 या ज्यादा राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य के हिस्से को अलग करके नया राज्य बना सकती है, जैसे हाल के वर्षों में तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड बने। क्या इसके लिए राज्यों की सहमति जरूरी है? और क्या ये संविधान संशोधन माना जाता है? देखिए, राज्यों के विचार जरूर लिए जाते हैं। बिल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद राज्य विधानमंडल को भेजा जाता है, लेकिन संसद उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुच्छेद 4 ये साफ करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलावों को, यानी नए राज्यों का गठन या सीमाओं में परिवर्तन, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इन्हें संसद साधारण बहुमत से ही पारित कर सकती है। अच्छा, मतलब ये प्रक्रिया थोड़ी आसान रखी गई है। हाँ, ये भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र को दी गई एक महत्वपूर्ण शक्ति है। यह व्यवस्था भारत को जरूरत के हिसाब से अपनी आंतरिक सीमाओं को बदलने की सुविधा देती है। तो ये व्यवस्था भारत को जरूरत के हिसाब से अपनी आंतरिक सीमाओं को बदलने की सुविधा देती है। कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से ये तस्वीर साफ होती है कि भारतीय संविधान एक बहुस्तरीय इमारत है। इसकी नींव में हम भारत के लोक का संकल्प और प्रस्तावना के महान आदर्श न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता हैं, जो इसकी दार्शनिक आत्मा है। बिल्कुल। और इस नींव पर जो ढांचा खड़ा है
वो दुनिया भर के बेहतरीन संवैधानिक विचारों और भारत शासन अधिनियम 1935 के ठोस आधार से बना है। ये विभिन्न स्रोत संविधान का संरचनात्मक शरीर बनाते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये उधार ली गई चीजों का बेमेल मिश्रण नहीं, बल्कि भारतीय प्रतिभा का कमाल है, जिसने इन सब को हमारी जमीन, हमारी जरूरतों और हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप ढाला है। बिल्कुल, प्रस्तावना आत्मा है तो बाकी प्रावधान उसका शरीर, जिसे खास तौर पर भारत के लिए गढ़ा गया है। एक जीवंत दस्तावेज जो स्थिर भी है और गतिशील भी। और यही इसकी खूबसूरती है। ये दस्तावेज 7 दशक बाद भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और समय के साथ विकसित भी हुआ है। जैसे 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में बदलाव किए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में इसकी व्याख्या और इसका महत्व कैसे विकसित होगा। शायद आज की चर्चा के बाद ये सवाल मन में रह जाता है। प्रस्तावना में लिखे वो ऊंचे आदर्श, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, क्या आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? और उन्हें जमीनी हकीकत बनाने में एक समाज और राष्ट्र के रूप में हम कहाँ तक सफल हुए हैं? ये एक निरंतर चलने वाला मंथन है। सही कहा। संविधान की इन परतों को खोलना सिर्फ ज्ञान बढ़ाना नहीं है, ये खुद को एक नागरिक के तौर पर सशक्त करना है। ये समझना है कि हमारे अधिकार कहाँ से आते हैं और हमारे कर्तव्य क्या हैं। आज की ये समझ यकीनन हमें एक बेहतर, ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करेगी, क्योंकि आज जो सीखा है वही कल एक मजबूत और प्रबुद्ध भारत का निर्माण करेगा।